8वें हाउस के शनि कैसे होते हैं? बेस्ट होते हैं, इससे बढ़िया कोई पोजीशनिंग ही नहीं है। देखिए 8वें हाउस को हम सबसे नेगेटिव हाउस मानते हैं, कुंडली में लोग डराते हैं, है ना, कि इससे तो गलत कोई नहीं, ये द एंड है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ऑकल्ट भी है। वैसे तो 8वें हाउस में शनि देव आपको एक बहुत सटीक एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं, एक बहुत बड़ा ऑकल्ट मास्टर बनाते हैं। किसी भी किस्म का फाइनेंशियल गेन देखना है तो आपको 11th हाउस पे काम करना होगा। 11th हाउस का लॉर्ड कौन है उसको देखना होगा, वो आपका किस स्थिति में, उसकी दशा, अंतरदशा, प्रयांतरदशा चल रही है या नहीं चल रही है, वो कौन से नक्षत्र में। एक बड़ी अच्छी चीज़ क्या है फाइनेंशियल गेन के लिए, एक बड़ी यूनिक पुरानी रेमेडी चली आई कि आप 11th हाउस देखिए, 11th हाउस कौन से नक्षत्र में बैठा है वो देखिए, उसके छोटे से बीज मंत्र आते हैं, बड़े छोटे छोटे होते हैं, जैसे ओम बम, ओम यम। वो आप अपना नक्षत्र देखिए, उसका जो भी वैदिक मंत्र है वो देखिए, 108 बार जाप करना शुरू कर दीजिए, देखिए 27 दिन में अगर फर्क नहीं पड़ेगा। छठा भाव का स्वामी जिस नक्षत्र में बैठा है, 8वें भाव का स्वामी जिस नक्षत्र में बैठा है, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप बन रहा है, ये भी इन दोनों में कहीं ना कहीं पूरे कुंडली में एक रिलेशनशिप होगा, क्योंकि वो रिलेशनशिप अगर नहीं होगा तो इंसान की मृत्यु ही नहीं हो सकती, अमर हो जाएगा वो व्यक्ति। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। आज हम एस्ट्रोलॉजी की एक मास्टर क्लास लेकर आए हैं, जहां पर हमने आपसे जुड़े हुए सवाल किए हैं। ये किसी एक टॉपिक पर बात नहीं हुई है, हमने छोटे छोटे सवालों के रूप में जो भी आपकी क्वेरीज आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए भेजते हैं, हमने कोशिश की है कि कुछ सवाल उसमें से लें और हम बात करें उस पर। जैसे कि कुंडली में कैसे देखें कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी भी है या नहीं। हमने बात करी है कि सैटर्न की कौन कौन सी प्लेसमेंट्स होती हैं जो कि बहुत परमानेंट ग्रोथ देती हैं। इसके अलावा हमने 6 और 8 जो घर माने जाते हैं कुंडली के, जिनको अक्सर हम नेगेटिव भी मान लेते हैं, उनसे रिलेटेड दान क्यों करना ज़रूरी है, दोनों में कनेक्शन क्या है, सब पर बात हुई है। फाइनेंशियल गेन्स पर भी बात हुई है। तो लास्ट तक पॉडकास्ट देखिएगा, क्योंकि आपके ही सवाल आज इस पॉडकास्ट में किए गए हैं। मैं अपने गेस्ट से आपका परिचय करवाती हूँ। शिवा अमित सर आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कि जो कि रिनाउंड वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, 30 साल से ज़्यादा से इस फील्ड में हैं, उन्हें महारत हासिल है। सर वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। कैसी हैं इला जी? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम पूरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को डिस्कस करेंगे और फोकस हमारा रहेगा शनिदेव पर, उस पर बाद में आएंगे। सबसे पहले एक बहुत कॉमन सवाल हम सभी के मन में आता है कि मैं किसी को भी अपना बर्थ चार्ट दिखा रही हूँ या दिखा रहा हूँ, तो क्या लॉजिक वो लगाएंगे, कौन सी कैलकुलेशन लगाएंगे, कौन सी पद्धति से देखेंगे कि प्रिडिक्शन सही आए? देखो, पद्धति तो बहुत सारी हैं और ऐसा किसी को भी नहीं बोला जा सकता कि पराशर गलत है या केपी गलत है, लेकिन अनुभवी कौन है, किसने पूरे संपूर्ण रूप से उस ज्ञान को हासिल किया है, उसी के अनुसार चलेंगे। इस पे किसी पे उंगली नहीं उठाई जा सकती, पद्धति सब सही। हाँ, लाल किताब की अगर बात करें तो एक शॉर्टकट का फॉर्मूला है, मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता, प्रमोट नहीं करता। वैदिक ज्योतिष में आप किसी की भी पद्धति पकड़ोगे बिल्कुल सही चलेगी, लेकिन एक्सपीरियंस वैसा होना चाहिए। ओके, सैटर्न पे जाने से पहले एक बार थोड़ी सी बेसिक एस्ट्रोलॉजी को हम अपने दर्शकों के लिए समझते हैं थोड़ा सा। उच्च नीच के प्लैनेट, डेबिलिटेटेड एंड एक्सॉल्टेड, ये दो आजकल वर्ड्स बड़े हम देख रहे हैं कि अरे वो सूर्य नीच का हो गया है, फेम नहीं मिलेगा, चंद्रमा तुम्हारा नीच का हो गया, मानसिक परेशानी रहेगी। पहले तो ये ऊंच और नीच के प्लैनेट क्या होते हैं, क्या असर डालते हैं और इनकी कंडीशंस क्या होती हैं? देखो, ऊंच और नीच ये दो स्टेट है। एक न्यूट्रल स्टेट होता है, जैसे न्यूट्रल स्टेट समझो मैं न्यूट्रल बैठा हुआ हूँ। एक स्टेट है जहाँ मैं बहुत खुश हूँ, उसको एक्सॉल्टेशन बोलते हैं। एक जहाँ व्यक्ति बहुत दुखी है, उसको हम डेबिलिटेशन बोलते हैं। तो यहाँ सर्टन योग है, कॉम्बिनेशन है। ये ग्रह इस राशि में जाएगा तो नीच का हो जाएगा, लेकिन नीच का हो जाने से ये कहीं भी इस चीज़ को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि इंसान के संग बुरा हो जाए, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे आते हैं जहाँ नीच भंग क्रिएट होता है ना। एग्जॉल्टेड जहाँ बोलते हैं बहुत पावरफुल हो जाता है प्लैनेट, बहुत खुश हो जाता है। मरकरी वर्गों में, कन्या में होता है, एग्जॉल्टेड हो जाता है, इंसान को बड़ा अच्छा आपके जैसा पॉडकास्टर बनाता है, प्रवक्ता बनाता है। अभी रणवीर अलाहाबादिया को देखिए, कितना अच्छा पॉडकास्टर था है, और उसका भी उच्च का है मरकरी, लेकिन घटनाएं घटती हैं ना,
तो हम ये नहीं बोल सकते कि उच्च का ग्रह है तो हमेशा अच्छा ही करेगा, अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन उसके बाद बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। एस्ट्रोलॉजी को जब तक हम फॉर्मूले से नहीं समझेंगे कुछ नहीं हो सकता, नीच भंग क्रिएट होता है। हमने डेबिलिटेशन में, जिसकी महादशा चल रही है ऐसे ग्रहों की जिसकी डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स हैं, हमने कितने लोगों को कामयाब बनते हुए देखा और बनाया है। और कमाल की बात, एग्जॉल्टेशन की बात करो अगर आपको, तो मैं बताता हूँ चंद्रमा का एग्जॉल्टेशन सबसे खराब होता है इंसान के लिए। इंसान रात रात को सो नहीं पाता जिसका उच्च का चंद्रमा होता है। इतनी एंजाइटी होती है, इतनी बेचैनी होती है, किसी चीज़ पे सही डिसीजन नहीं ले पाता, हमेशा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड होता है। बहुत अच्छा होना भी गलत है, नेगेटिव होना भी गलत है। और इसको हम लोग किसी भी एक नॉर्मल आधार पे नहीं, जब तक संपूर्ण रूप से कुंडली का विश्लेषण नहीं हो, ये बोलना बिल्कुल गलत है कि भाई उच्च का हो गया ग्रह तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, है ना। अभी शुक्र उच्च का चल रहा है, तो शुक्र उच्च का चल रहा है तो भाई किसके लिए अच्छा रिजल्ट देगा? पूरी दुनिया के लिए तो नहीं देगा। मेरी कुंडली में शुक्र किस किस्म से बिहेव कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। एक्चुअली सर एक जनरल प्रेडिक्शन दे दी जाती है कि जो अपने मित्र राशि में है या उच्च हो गया है तो प्लैनेट जनरली अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन अगर शत्रु की राशि में है और शत्रु के घर में बैठा हुआ है तो वो परेशान देखिए, करेगा। मैं इस चीज़ से बिल्कुल बिल्कुल इस चीज़ का विरोध करता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि अगर अब गुरु की बात कीजिएगा तो कौन सी राशि में चल रहे हैं गुरु? टॉरस में है, टॉरस में, हाँ। है ना। टॉरस शत्रु राशि मानी जाती है। तो 1 साल अभी होने को जा रहा है गुरु को, ऑलमोस्ट 1 ईयर, वो 1 साल से चल रहे हैं टॉरस में, शत्रु राशि में चल रहे हैं। उनका प्रतीक क्या है गुरु का? सोना। गोल्ड को हम जुपिटर से रिलेट करते हैं। इस 1 साल में सोना 55,000 से 90,000 पहुंच गया, राइज कर रहा है। राइज कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ज्ञान दुनिया डेवलप कर रही है। अगर एडुकेशन की बात करो, नई नई चीज़ें आ रही है, तो गुरु तत्व क्या है, बहुत आगे जा रहा है। इस साल का महाकुंभ आपने देखा, आज से पहले कभी भी इतनी चर्चा नहीं हुई किसी भी स्पिरिचुअल इवेंट की जो इस साल हो रहा है। गुरु तत्व है ना। तो सारी इवेंट्स अगर आप देखोगे तो आप ये देखोगे शत्रु राशि में, लेकिन फल तो बहुत अच्छे दे रहा है। तो ये पॉसिबल है सर कि कोई प्लैनेट अगर शत्रु राशि में है तो फल अच्छा दे? ये आपके सामने मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि गुरु टॉरस में है और इतने अच्छे रिजल्ट दे रहा है। इंडिविजुअल की कुंडली में? इंडिविजुअल की कुंडली में भी बिल्कुल सत्य है। अब वहां पे डिपेंड क्या करेगा, गुरु टॉरस में है जिसका मालिक कौन है? शुक्र। शुक्र। हो सकता है शुक्र मीन में बैठा हो, तो दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए। एग्जैक्टली। तो जब तक हम एक विश्लेषण नहीं करेंगे कुंडली का, जब पूरे रूप से कुंडली नहीं देखेंगे और ये बोलेंगे ये राशि परिवर्तन ऐसा किया इस ग्रह ने और ऐसा रिजल्ट हो जाएगा, तो वहाँ हम क्या कर रहे हैं, लोगों को एंजाइटी दे रहे हैं, डरा रहे हैं कि डर जाओ। लेकिन जब पूरी कुंडली को देखो और समझो, बहुत सिंपल है। अगर 10-10 मिनट भी दिया जाए ना रोज़, तो 1 महीने में आदमी इतना तैयार हो जाता है कि बहुत अच्छे से अपने अपनी परिवार की कुंडली को देख सकता है और इस जितने भी डराने वाले लोग हैं उनसे थोड़ा बच सकता है। बिल्कुल। अपनी कुंडली अगर किसी को देखनी हो और थोड़ी बहुत भी समझनी हो, देखिए आपने भी बताया कि इतने सारे योग होते हैं, 27 नक्षत्र हैं, 9 प्लैनेट हैं, 12 हाउसेस हैं, फिर इतने सारे डिविजनल चार्ट्स हैं, बहुत सारे योग सिंपल बनेंगे। देखो ना, 12 हाउस है, 9 प्लैनेट है, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र, 4 पदा, 1,37,38,000 कॉम्बिनेशन बनते हैं पहले चार्ट पे। उसके बाद कौन सा ग्रह किसके साथ बैठा हुआ है उसके हिसाब से लाखों बनते हैं। तो कोई व्यक्ति बोल रहा है कि गुरु टॉरस में चला गया, मंगल कर्क में चला गया, ऐसे रिजल्ट आ जाएंगे, मानने वाली बात हो सकती है? एक कॉम्बिनेशन पे कैसे ये बात करोगे? और ये पूरी दुनिया के लिए बोलते हैं कि पूरी दुनिया पे ये असर आएगा, बिल्कुल नहीं आ सकता, ये गलत है। मैं इसके हित में कभी नहीं हूँ, इसका कभी सपोर्ट नहीं करता। ट्रांजिट्स आप देखिए, आप अपनी कुंडली के अनुसार ट्रांजिट देखिए। मेरी कुंडली में अगर शुक्र उच्च का हो रहा है और शुक्र की दशा, अंतरदशा, प्रयांतर दशा चल रही है और किस घर में जाके वो उच्च का हो रहा है, हाउस नंबर क्या है, वहाँ वो मुझे रिजल्ट दे सकता है, अच्छे रिजल्ट दे सकता है ना। अब हो सकता है किसी का शुक्र इस गोचर में 6ठे भाव में उच्च का हुआ तो उसको डायबिटीज दे सकता है। किसी का 8वें भाव में उच्च का हुआ हो, उसको क्या कर सकता है, उसको कोई, उसने हीरे की अंगूठी पहनी हुई है, शायद गुम हो जाए, कार में एक्सीडेंट हो जाए, कार चोरी हो जाए। एग्जॉल्टेशन स्टेट में भी शुक्र ये रिजल्ट देगा। हाउस प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रहों के लिए। बिना हाउस प्लेसमेंट के
हम कुछ भी नहीं बोल सकते, प्रेडिक्ट कर सकते और अनुमान लगा सकते। शनि पर बात कर लेते हैं सर। शनि के बारे में ऐसा कहा जाता है, शनै शनै धीरे धीरे चलते हैं, बूढ़े प्लैनेट हैं और बहुत देरी से रिजल्ट देते हैं। लेकिन कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कई लोग हैं जिन्होंने केस स्टडी करी है कि जो भी व्यक्ति फर्श से अर्श तक पहुंचा है, कहीं ना कहीं उसमें शनि का हाथ जरूर रहा है। बिल्कुल रहा। तो शनि की कौन सी, देखो पहले काल पुरुष की कुंडली समझते हाँ जी, हैं ना। जब हम कुंडली देखते हैं उसमें 12 घर होते हैं, हर एक घर अलग अलग चीज डिफाइन करता है ना। जैसे पहला घर हमें बताता है, दूसरा घर कुटुंब बताता है, तीसरा हमारी कम्युनिकेशन, चौथा हमारी माँ, पांचवा हमारी एडुकेशन, छठा ऋण शत्रु, ये सारी चीज़ें बताता है, सातवां हमारा पार्टनर बताता है, आठवां ट्रांसफॉर्मेशन मृत्यु, बहुत सारी चीज़ें, नौवां पिता। और जब 10वें पे आते हैं, कर्म भाव पे आते हैं, इंसान जीवन में क्या करता है, सबसे ज़्यादा कर्म करता है। तो काल पुरुष की कुंडली में कर्म भाव का स्वामी शनिदेव है। जब आप कर्म करते हैं तो कर्म के उपलक्ष्य में आपको क्या मिलता है? फल मिलता है। फल मिलता है। फल किस हाउस से मिलता है? 11वें भाव से मिलता है। से। 10वें के और 11वें के दोनों के स्वामी जब शनिदेव है तो गलत रिजल्ट कैसे देंगे? तो शनिदेव को अगर समझना है तो बस इस तरीके से समझो, कर्म अच्छे करने होंगे, मेहनत करनी होगी तो फल भी अच्छे मिलेंगे। जिस किस्म का आप कर्म करोगे उस किस्म का फल देगा, क्योंकि कर्म और फल दोनों का कंट्रोल शनिदेव के पास है। फल देने वाला वही है जो कर्म करवाएगा। अचानक से किसी को आपने देखा होगा, एक बड़ी अच्छी चीज़ क्या है, और उस पर बड़ी अच्छी रिसर्च है, इंडिया में नहीं ग्लोबल रिसर्च है। किसी को अचानक से पैसा मिल जाता है ना, तो साल 2 साल 3 साल में और नीचे गिर जाता है ना। इसका एग्जाम्पल आप हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ इंडस्ट्रियलिस्ट और सबसे ज़्यादा पैसे वाले उनके छोटे भाई का भी देख लीजिए। अदरवाइज आप एक गूगल पे सर्च कीजिए केबीसी में जितने लोगों को सबसे ज़्यादा अमाउंट मिली है वो आज किस परिस्थिति पे, और गूगल पे डालिएगा तो आपको ग्लोबल रिजल्ट मिलेगा कि ऐसा होता है। बिना कर्म किए हुए जिस पे पैसा है तो वहाँ फिर शनि अपनी अलग दृष्टि दिखाते हैं और वैसा ही फल देते हैं। शनि बहुत ब्लिसफुल है, और इसकी सबसे अच्छी चीज़ आप देखो कितने ब्लिसफुल हैं कि अभी तो एक्वेरियस में चल रहे हैं, मकर में थे पीछे 2.5 साल, अभी पीछे ऑलमोस्ट 2.5 साल होने आ रहे हैं, अब आगे चलेंगे यहाँ से। तो 5 साल से ये अपने ही स्वराशि में थे, अपने ही साइन में थे। इन 5 सालों में जो शनिदेव अपने साइन में थे, इन्होंने क्या डेवलपमेंट दी हमें, आप क्या अनुभव करते हैं इन 5 सालों में ग्लोबली? इनफैक्ट इंडिया की तो मैं बात बोलूँ तो हम सबको मालूम है, इंडिया के यूज़ पे चलते हैं, इंडिया में रियल एस्टेट कितना ऊपर हो गया, कितना महंगा हो गया, और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। तो जब अपनी राशि में थे तो इस प्रकार से मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से असर देंगे। व्यक्तिगत तौर पे वो मेरे लिए कैसे है, आपके कैसे रिजल्ट है, या किसी और के कैसे रिजल्ट है, वो एक आदमी की पर्सनलाइज कुंडली उस चीज़ को डिस्क्राइब करेगी। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि शनि अगर अपनी ही इन 2 राशियों में बैठे हैं, मकर या कुंभ में, या क्या पता इन्हीं 2 राशियों में हाउसेस में भी यही हों, 10वें हाउस में या 11वां हाउस में बैठे हैं तो बेहतर रिजल्ट देंगे, ऐसे हम नहीं बता सकते। बिल्कुल नहीं बोल सकते। हमें पहले ये देखना है दशा, अंतरदशा, प्रयांतर दशा में है, कहीं से एक्टिवेटेड भी है तो नहीं करते। एक्टिवेशन महादशाओं से या अंतरदशा कहीं प्रत्यंतर ना से कहीं होता से है। होनी चाहिए, चाहे नक्षत्रों के थ्रू हो, चाहे महादशा, अंतरदशा, प्रयांतर दशा के थ्रू हो। जब तक एक्टिवेटेड नहीं है वो ग्रह हमें रिजल्ट क्या देगा? अगर ऐसे रिजल्ट होते तो हर रोज चंद्रमा नक्षत्र परिवर्तन करता है, हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है, तो लोगों की जिंदगी में 27 दिन के अंदर बड़े उतार चढ़ाव सबके साथ आ रहे होते, नॉर्मल जिंदगी ही नहीं रहती है ना। आप अगर 40 दिन के स्केप को देखें तो कितने सारे ग्रह ट्रांजिट कर रहे होते हैं हर 40 दिन पे, लेकिन वो एक्टिवेटेड उस वक्त उनका प्रभाव आ रहा है कि नहीं व्यक्तिगत तौर पे इंसान के पास, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। शनिदेव हमेशा अच्छे रिजल्ट देते हैं, केवल ये है हम लोग कुछ गलतियां कर जाते हैं, कर्मों में कर जाते हैं। 33% हम बोलते हैं ना फ्री विल है, उसको हम मिसयूज़ कर जाते हैं, तो वहाँ उस चीज़ को थोड़ा रोक देते हैं। नहीं तो आप बहुत बड़े बड़े मंत्रियों को देखेंगे, आप बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखेंगे। अभी हमारी और आपकी भी चर्चा हो रही थी कि मैंने भी अपनी साढ़े सती का फेज डिस्कस किया, आपने भी किया, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। 8वें हाउस के शनि कैसे होते हैं? बेस्ट होते हैं, इससे बढ़िया कोई पोजीशनिंग ही नहीं है। देखिए 8वें हाउस को हम सबसे नेगेटिव हाउस मानते हैं, कुंडली में लोग डराते हैं है ना, कि इससे तो गलत कोई नहीं है, ये द एंड है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ऑकल्ट भी है। वैसे तो
8वें हाउस में शनि देव आपको एक बहुत सटीक एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं, एक बहुत बड़ा ऑकल्ट मास्टर बनाते हैं, जहाँ आप एक नेक्स्ट लेवल हो, जो आप पे पेशेंस भी हो, आप पे ज्ञान भी हो, आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँचते हैं। यहाँ अब शनिदेव का एक बहुत इम्पोर्टेंट सा ट्रेट है हर चीज़ को विलंब करना। तो 8वां घर क्या है? मृत्यु का भी है, तो मृत्यु को से भी विलंब करते हैं, तो वो आपको एक अच्छी लॉन्ग लाइफ ब्लेस लॉन्ग करते लाइफ हैं। देते हैं। यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर है कि जो लोग 8वां घर क्या है? इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का है। तो अगर किसी के 8th हाउस में सैटर्न है तो उसको इनहेरिटेंस में थोड़ी प्रॉब्लम डिले आ सकता है ना? वो आना भी चाहिए भाई, अपना कमाइए अपना खाइए, माँ बाप का जो है वो तो हमेशा रहेगा ही आपके साथ। तो शनिदेव इनफैक्ट आप सारे पहले से लेके 12वें तक आओगे, आप टेक्निकली देखोगे हर एक घर में अच्छे रिजल्ट देते हैं। थोड़े से डिफरेंट इन्फ्यूजन जो बोलते हैं ना, जैसे पहले घर में आ जाएंगे तो आपको क्या करेंगे? थोड़ा सा लेजी बना देंगे, आप थोड़ा काम बहुत एक्टिव काम नहीं करोगे, थोड़ा लेजी हो जाओगे। सेकेंड हाउस में आ जाओगे तो आपका ना इंटरेस्ट अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, जैसे होते हैं ना कि हम बहुत घुल मिल के रहते हैं, कुटुंब के साथ रहते हैं, आप थोड़ा न्यूक्लियर लाइफ के तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाओगे। थर्ड हाउस में आ जाएंगे तो आदमी जैसे बात करने वाला एक होता है जो बहुत बातूनी होता है, नहीं होगा, वो रिजर्व रहेगा, वो लोगों से बात नहीं करना चाहेगा, वो उसका इंटरेस्ट किताबों में रहेगा, वो लिखना चाहेगा कुछ, और वो भी अधूरा लिखेगा, कंप्लीट नहीं लिखेगा। फोर्थ हाउस में जब सैटर्न आता है वो बहुत अच्छे किस्म से आपको टाउन प्लानर बना सकते हैं, बिल्डर बना सकते हैं, आर्किटेक्ट बना सकते हैं, एक्सट्रीमली बहुत अच्छा रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ व्यक्ति बना सकते हैं, डिपेंडिंग बाकी पैरामीटर्स कैसे। फिफ्थ हाउस में क्या है? वो बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ एडुकेशन को लेगा, वो हमेशा अट्रैक्टेड रहेगा किसी ऑथोरेटिव नौकरी में, जैसे सिविल सर्विसेज में रहेगा, और किसी जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स की ऑथोरेटिव सर्विसेज होती हैं उसमें रहेगा। सिक्स्थ हाउस के सैटर्न बहुत ब्लिसफुल है इंसान को अगर जुरिडिक्शन करना हो, जो जज के एग्जाम देते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आप देखो 1 से 6 तक की बात की हम, हर एक जगह अच्छे रिजल्ट दे रहे नहीं दे रहे, अब ये डिपेंड करेगा पूरी कुंडली पे। कोई भी प्लैनेट गलत रिजल्ट नहीं देता, अगर गलत देता तो वो होता ही नहीं कि सृष्टि का निर्माण हम लोग तो मानते हैं कि प्रभु ने किया। बिल्कुल। अब इस चीज़ को साइंस के हिसाब से समझो आप ईला जी, कि कोई भी चीज़ जो दुनिया में बनी है, बीट वो सृष्टि की बात करो, मेरी बात करो, अपनी बात करो, किसी भी चीज़ की बात करो, उसका निर्माण कैसे होता है? जब पॉजिटिव नेगेटिव 2 प्रोटॉन आपस में मिलता है, तो जब 2 पोलैरिटीज मिलेंगी तब एक मास का क्रिएशन होगा। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें संपूर्ण रूप से हर एक चीज़ पॉजिटिव है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें संपूर्ण रूप से कोई चीज़ नेगेटिव है। हल्का सा बैलेंस करना है। यहीं पे परमात्मा आपको फ्री विल देते हैं, आपके कर्मों के द्वारा क्या कर रहे हो वहाँ से बैलेंस करोगे। यहीं पे परमात्मा आपको वो फ्री विल देते हैं जिसको ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं, कि आप अच्छे कर्म करोगे तो आप किसी अच्छे मेंटोर से मिल सकते हो, एक अच्छे किसी गाइड से मिल सकते हो, गुरु से मिल सकते हो जो आपको गाइड करे, अदरवाइज इट इज़ ऑल कर्मा। क्या केवल फ्री विल से जो कुंडली है उसको बदला जा सकता है? अवश्य बदला जा सकता है, बिना ज्योतिष के सहारे, बिना किसी के सहारे फ्री विल से बदला जा सकता है, अपने कर्मों से बदला जा सकता है, और लोगों ने बदला है। देयर सो मेनी प्रूवन रिजल्ट ऑन दिस। आप कर्म अच्छे करेंगे उसके अच्छे फल मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत ही नहीं होगी। जीवन में आप दूसरे का भला करना शुरू कर दीजिए, दान करना शुरू कर दीजिए, सबसे बड़ी रेमेडी है इस दुनिया में दान करना, है ना। और ये मैं खाली ऐसे ही नहीं बोल रहा, दान मतलब ये नहीं कि रास्ते पे कोई मिल जाए 10 रुपये दे दिया, किसी को एक वक्त जाके रोटी खिला दी। दान का मतलब ये नहीं होता, दान का मतलब वो आता है, वो होता है जहाँ आप समर्पित होते हैं, जहाँ आप उस दान के लिए पेन लेते हैं, आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, अपने हाथों से खाना बनाते हैं और परोसते हैं, अपने किसी एक चीज़ में कटौती करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं और दान करते हैं, उसको दान माना जाता है। और दान इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस पर खाली इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में रिसर्च हुई, और दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च जब मानते हैं हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अमेरिका को, वहाँ उन्होंने बजाबते लोगों के रिसर्च किए और उन्होंने ये पाया 1:1.75 का रिटर्न भी आता है दान में। तो दान खाली ये नहीं है कि दान करने से आपको भगवान बहुत अच्छा मानेंगे, साइंस के हिसाब से ये है कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए दान दिया है तो 1,72,00,000 आएगा। ये तो अमेरिका की इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बोल रही है
है ना। मेरा मानना है कि धर्म के अनुसार आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत आराम मिलता है, आप ना बहुत ईज में रहते हो, आपको कोई डर नहीं होता, आपको कोई भय नहीं होता जीवन में। यहाँ सवाल ही आता है दान करो क्या, कब करो और किसके साथ करो, है ना। बहुत लोग ये सोचते हैं कि किसी की शादी करवा दी वो दान है, किसी की एडुकेशन करवा दी वो दान है, कहीं पे कोई मंदिर निर्माण हो रहा है वो दान है, किसी भव्य मंदिर में गए वहाँ दान कर रहा है वो दान है। दान वैसे नहीं देखा जाता, दान कौन सा करना है इसका आधार आपका छठा और आठवां भाव बताता है। छठा भाव का स्वामी जिस नक्षत्र में बैठा है, आठवें भाव का स्वामी जिस नक्षत्र में बैठा है, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप बन रहा है, ये भी इन दोनों में कहीं ना कहीं पूरे कुंडली में एक रिलेशनशिप होगा, क्योंकि वो रिलेशनशिप अगर नहीं होगा तो इंसान की मृत्यु ही नहीं हो सकती, अमर हो जाएगा वो व्यक्ति, है ना। ऐसी कोई कुंडली नहीं है जिसमें छठे आठवें भाव में रिलेशनशिप नहीं निकले कहीं ना कहीं का। सर अगर किसी को देखना हो कि 6th हाउस और 8th हाउस का स्वामी किस नक्षत्र में बैठा है, वो कैसे देखेंगे? क्योंकि राशि और प्लैनेट तो हमें दिख जाते हैं देखो, आप हाउसेस में। कुंडली जब खोलते हो ना तो सबसे पहले आप देखते होगे, किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाओगे ना, आपकी लग्न कुंडली और D9 नवांश जिसको हाँ जी, बोलते हैं वो हाँ जी। आता है। उसके बाद आप देखोगे एक जगह पे लिखा होता है सारे कितने हाउस हैं, 1 से लेकर 12 तक के हाउस है, हाउस नंबर 1 to 12 लिखा होगा, उसके आगे एक प्लैनेट लिखा होगा कि वो कौन हाउस लॉर्ड है। मान लीजिए 1 नंबर राशि है लगन में, तो मंगल उसका स्वामी हो गया। स्वामी हो गया। उसके आगे लिखा होगा एल लिखा होगा, NL का मतलब होता है नक्षत्र, नक्षत्र लॉर्ड। तो उसका नक्षत्र लॉर्ड है वो लिखा होगा, और N लिखा होगा जहाँ पे वो नक्षत्र कौन से में बैठा हुआ है। तो कुंडली में वो एक बार चार्ट दिया होता है जिसमें सारी चीज़ें दी होती हैं, बहुत ईजिली इंसान देख सकता है। और अगर फिर भी नहीं पता लगे तो आप हमारी टीम को फ़ोन कर दिया करो, हफ्ता 10 दिन ज़रूर लेंगे, वो फ्री में बता देते हैं ये चीज़ें। इन चीज़ों का हम कोई वो नहीं लेते, इट इज़ वेरी बेसिक। 2 मिनट खाली यूट्यूब पे डालोगे अपना नक्षत्र लॉर्ड कैसे देखना है, 500 वीडियो मिलेंगे, इस पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसका रिलेशन देखो और वहाँ पे दान करना शुरू करो। जिस दिन आप थोड़ी सी एनर्जी एक्सचेंज करोगे ना, वहीं से पहले दिन से आपको डेवलपमेंट दिखेगी अपनी लाइफ में, जीवन में परिवर्तन होते हुए दिखेगा। आप देखते हो, आपने कई एक कहानी सुनी होगी कि लोग बहुत सक्सेसफुल हैं लेकिन कहीं जाके बहुत सेवा करते हैं, है ना। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है वहाँ का जो मालिक है वो 40 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, और आज तक किसी को ये पता नहीं कि वो जाते कहाँ हैं। लोग सोचते हैं वो स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हैं 40 दिन के लिए, प्रोबेबिलिटी ये भी तो बनती है कि वो सेवा में जाते हैं कहीं पे, तो कुछ डोनेट करने जाते हैं। किसी भी कंपनी को देखोगे ना, उसके पास एक हेड होता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टैक्स रिबेट मिलता है वो बात अलग है, लेकिन काम कितना अच्छा करते हैं वो लोग। तो डोनेशन सबसे प्राथमिकता की चीज़ है। एस्ट्रोलॉजी की एक बहुत बड़ी रेमेडी है डोनेशन, लेकिन सही डोनेशन। यूजुअली क्या है कि आप गलत डोनेशन कर रहे हैं, इसीलिए आप पे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। एक भव्य मंदिर है जहाँ ऑलरेडी 5,000 लोगों ने डोनेट किया हुआ है, जहाँ लाखों रुपए आए हुए, वहाँ आप एक ट्रक ईंट भेज के क्या कर लोगे? जो करना है वो करो। फाइनेंशियल गेन्स कहाँ से देखा जाता है कुंडली में? पूरी कुंडली में खाली एक ही घर है जहाँ से आप गेन्स देख सकते हो, वो 11वां घर। तो 11th हाउस, किसी भी किस्म का फाइनेंशियल गेन देखना है तो आपको 11th हाउस पे काम करना होगा। 11th हाउस का लॉर्ड कौन है उसको देखना होगा, वो आपका किस स्थिति में, उसकी दशा अंतरदशा प्रयांतर दशा चल रही है या नहीं चल रही है, वो कौन से नक्षत्र में। एक बड़ी अच्छी चीज़ क्या है फाइनेंशियल गेन के लिए, एक बड़ी यूनिक पुरानी रेमेडी चली आई कि आप 11th हाउस देखिए, 11th हाउस कौन से नक्षत्र में बैठा है वो देखिए, उसके छोटे से बीज मंत्र आते हैं, बड़े छोटे छोटे होते हैं, जैसे ओम बम, ओम यम। वो आप अपना नक्षत्र देखिए, उसका जो भी वैदिक मंत्र है वो देखिए, 108 बार जाप करना शुरू कर दीजिए, देखिए 27 दिन में अगर फर्क नहीं पड़े तो कैसे किस चीज़ को कब एक्टिवेट करना है ना। अलग अलग हाउसेज हैं, किस किस चीज़ों को हमें एक्टिवेट करना होता है, प्रज्वलित करना होता है, किस किस को हमें डीएक्टिवेट करना है या कम करना है, सप्रेस करना है। दान के थ्रू हम डिस्कार्ड करते हैं, एनर्जी को सप्रेस करते हैं, मंत्रों के थ्रू हम बैलेंस करते हैं, और रेमेडीज़ के थ्रू हम उसको एनहेंस करते हैं। तो ये रेमेडियल और ये पार्ट होते हैं ज्योतिष शास्त्र में। इसके अलावा और कोई नहीं। आप मुझे देखते हैं, मैं कोई अंगूठी नहीं पहनता, कोई रतन नहीं पहनता, और कोई रेमेडीज़ होती ही नहीं। सर ऐसा क्यों होता है कि कोई जो भी डिफरेंट डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर हैं,
कोई नक्षत्र के बेस पर प्रेडिक्शन ज़्यादा करता है, मतलब उनका जो मूल तत्व होता है वो नक्षत्र को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, कोई है जो बर्थ चार्ट को देते हैं, कोई बर्थ चार्ट से ज़्यादा नवमांश को देते हैं, तो ये अलग अलग क्यों कॉन्सेप्ट हैं प्रेडिक्शन के? देखिए कॉन्सेप्ट एक ही है, हम्म, एक्सप्लेनेशन कौन आपको एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेनेटरी कौन है, वो स्टोरी टेलिंग कैसे जा रही है। किसी ने नक्षत्रों की कहानी अगर ज़्यादा पढ़ी है, जिसके पास उस पर पकड़ ज़्यादा है वो वहाँ से आएगा। खाली नक्षत्रों के अनुसार कुछ भी नहीं हो सकता। नक्षत्र एक फ्लेवर है, प्लैनेट एक एनर्जी है, तो ये एनर्जी इस फ्लेवर के साथ जब फ्यूज करेगी तो कैसा इन्फ्यूज करेगी, उससे क्या उत्पन्न होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि प्लैनेट क्या है, जल है, और नक्षत्र क्या है, नींबू। अब नींबू अगर पानी में डालेंगे और पानी है ये, तो डिजॉल्व हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए वो प्लैनेट चंद्रमा है और नींबू नक्षत्र है, तो नींबू निचोड़े तो फट जाएगा। किस किस्म से वो फ्यूज कर रहा है, उनका आपस में कैसा इंटरेक्शन है, उस साइंस के थ्रू समझेंगे आप, और वो साइंस ज्योतिष विद्या है। और खाली ये नहीं है कि ये ग्रह इस नक्षत्र में बैठा हुआ है तो ये प्रेडिक्शन बन जाएगी, ये नहीं बन सकती। ये पूरे चार्ट को देखना होगा। जैसा हम बोलते हैं ना कि किसी का ग्रह नीच का है लेकिन नीच भंग क्रिएट हो गया, तो कोई ग्रह कहीं भी बैठा है तो ऐसा रिजल्ट देगा या नहीं देगा, उसके लिए पूरे चार्ट का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। योग बल जो होता है, कई बार ऐसा होता है कि कुंडली बहुत अच्छी है लेकिन कोई ऐसा योग बन रहा है जो वो ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गया और उसने पूरी अच्छी कुंडली को ख़राब कर दिया, ये होता है क्या? देखिए पहला तो हर एक कुंडली, कोई एक कुंडली नहीं, सारी आपकी कुंडली, मेरी कुंडली, हर एक में बहुत अच्छे अच्छे योग होंगे। क्योंकि जब हम फ्रंट फेशिया देखते हैं तो 12 घर, 12 राशि और 9 ग्रह, तो इसमें बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन बन के आएंगे जहाँ पे जिसको हम योग बोले, कुछ लोग दोष भी बोलते हैं, जिनको पसंद नहीं है भाई ये प्लेसमेंट पसंद नहीं, वो दोष बोलते हैं। दोष होता नहीं, कुछ नेगेटिव कंजंक्शन जरूर होते हैं, उसको दोष नहीं बोलो, वो भी उसके अलग अलग फॉर्मूलाज हैं कि उनको आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अच्छे योग होने के बाद भी वो फल क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि वो समय ही नहीं चल रहा। आपका बहुत अच्छा गज केसरी योग है, ठीक है, आप मंगल की दशा में जन्म लेते हो, मंगल उसके बाद राहु। अब जब जुपिटर की दशा आती है तो आपकी 7.5 लग रही होती है, तो आप बताओ वो योग कब काम करेगा, कब फलित होगा? तो बहुत सारी चीजें देखनी है कुंडली में। तो ये भी प्रारब्ध है क्या कि आपको दे तो दिया है भगवान ने लेकिन वो बेचारे अब एक्टिवेशन यहाँ ही नहीं कर्म हुआ है, है। यहाँ आपके कर्म बीच में आते हैं कि वो जो पहले की दशा आती है आपकी, चलिए मंगल में आपने जन्म लिया, लेकिन राहु की दशा में वो टेस्टिंग फेज दे दिया उन्होंने 18 साल का आपको, कि अब इसमें ये चैलेंजिंग फेज में आप अपने कर्म को सुधार लो तो जुपिटर में फल जाओगे। क्योंकि जब जुपिटर की दशा आती है तो आपका गज केसरी रिजल्ट दे रहा होता है ना। तो वो आपको 18 साल का वो टेस्टिंग पीरियड दिया, वहाँ पे आपका फ्री विल आता है। अब उस राहु के आप एनर्जी में कहीं बह गए और कुछ और गलत कर गए तो जुपिटर सारे आपके गज केसरी को बर्बाद कर देता है, कुछ होता ही, एंजाइटी में रह जाता है इंसान। योग बल का जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसमें एक मैं कुंडली का एग्जांपल लूंगी कि मान लीजिए मकर लग्न की कुंडली है और शनि और राहु दोनों लग्न में बैठे हुए हैं और शनि की डिग्री कम है, राहु अपनी अच्छी डिग्री में है। यहाँ पर क्या योग बल क्रिएट होता है कि जब लग्न में राहु और शनि आ जाते हैं तो राहु ज़्यादा प्रभावी होता है और लग्नेश को ही दबा देता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहला तो ये समझिए, राहु किसी भी प्लैनेट को दबा नहीं सकता, वो केवल और केवल उसको और ज़्यादा एनर्जेटिक बना सकता है ना। इल्यूजनरी एनर्जी है। इसको साइंटिफिकली समझोगे तो जब चंद्रमा घूमता है तो 2 एक्सिस जो होते हैं, नोड्स, उसको हम राहु और केतु बोलते हैं वैदिक ज्योतिष में। तो उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो वो एक्सक्लरेशन जो है वो चीज़ को एक्सक्लरेट करेगा, ऊपर लेके जाएगा, एनर्जीज को और ज़्यादा चार्ज करेगा। वो आदमी लग्न में जब सैटर्न होते हैं तो क्या होता है, लेजी हो जाता है आदमी। जब वहाँ पे राहु होगा और अगर किसी भी प्रकार की वो दशा, अंतरदशा, प्रयांतर दशा आती है राहु की, वो आदमी ओवर एनर्जेटिक हो जाएगा, जो नॉर्मली सैटर्न अगर लगन पे होता तो नहीं दिखता। अब इस योग को बाकी कॉम्बिनेशन क्या देखना है, राहु कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है,
सैटर्न कौन से नक्षत्र में नक्षत्र भी आ जाएगा इसमें। बिल्कुल आएंगे। कितना क्लोज कंजंक्शन हो रहा है, हम्म क्योंकि यहाँ आपने बताया राहु की डिग्री ज्यादा हम्म है, सैटर्न की कम है, दोनों अलग अलग नक्षत्र में हो गए। हम्म अब उनके नक्षत्र लॉर्ड कौन है, वो कैसे प्लेस्ड है, वो डिटरमाइन करेंगे फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, है ना। तो इसको इतना इन डेप्थ लेके जाया जाता है। तो आप हमारे यहाँ आएंगे ना, जब चार्ट्स बनते हैं तो आप देखेंगे इतने सारे पॉइंट्स लिखे जाते हैं और मैनुअल लिखे जाते हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स। हम कंप्यूटराइज कुंडलीज होती हैं हमारी, लेकिन मैनुअल इतनी ज़्यादा लिखी स्क्रिप्टिंग होती है, तब जाके हम रिजल्ट्स ऑफ प्रेडिक्शन पे आते हैं। किसी को अगर अपने पैसा देखना हो कि मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, क्या मेरे चांसेस हैं, मान लीजिए अगर किसी की कुंडली अच्छी नहीं है, तब फिर आप कहाँ खंगालते हैं कि अगर बर्थ चार्ट में प्रॉमिसेस नहीं हैं तो फिर क्या देखो, अब देखेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो पैसा हम लोग कमाते हैं, सेविंग हम लोग रखते हैं, दैट इज सेकंड हाउस। दैट इज सेकेंड हाउस, एक्यूमुलेटेड वेल्थ। अब आप बोल रहे हो उसका सेकेंड हाउस अच्छा नहीं है या कमा नहीं पा रहा, तो सेकेंड हाउस की रेमेडीज तो करनी होंगी। तो रेमेडीज का क्या मतलब है, सेकेंड हाउस का क्या करना होगा, आपको मंत्रों के उच्चारण करने होंगे। अच्छा। बेस्ट चीज़ है, उसके जो भी होमा जवन है वो आप खुद करने होंगे, ये नहीं कि कहीं जाके आप मंदिरों में जा रहे हैं। वॉट एवर हैज़ टू बी डन आपको करना है, आपको किसी और से नहीं करवाना है। सेकेंड हाउस की आप वो करेंगे। अब पैसा आ नहीं रहा है तो आप कार्य क्या करते हैं, उसके लिए आप D10 चेक करेंगे। काम को D10 दशांश चार्ट जिसको बोलते हैं हम। तो अब मान लीजिए आप कुछ तो काम करते हैं, कोई एक एग्जांपल दीजिए, आप क्या काम करती हैं। आप पॉडकास्टिंग करती हैं, आप मीडिया में, आप मीडिया हाउस में काम करें, तो मीडिया हाउस कौन सा हाउस है, थर्ड हाउस। हम D10 के थर्ड हाउस को देखेंगे। अच्छा। हम D10 में जाके थर्ड हाउस देखेंगे, थर्ड हाउस की रेमेडीज करेंगे पहले कि आपका थोड़ा प्रोफेशन और ज़्यादा स्टेबल हो। अब उसके रिजल्ट कैसे आएंगे, हम आपके D10 के थर्ड से 11वां हाउस देखेंगे। D10 के थर्ड से 11वां हाउस। यस, अच्छा। 11वां हाउस गेन का है, गेम्स का है। मीडिया प्रोफेशन में है आप, D10 के थर्ड हाउस में गए, थर्ड से 11वां काउंट किया, ठीक है जी। और वहाँ का जो है, वहाँ की हम आपको एडवांस रेमेडीज देंगे, जिसको हम बोलते हैं आकर्षण करने वाली एनर्जी। अलग अलग है ना, किस चीज़ को आप आकर्षित करोगे, किस चीज़ को आप डिस्कार्ड करोगे, तो वहाँ जाके किसी के प्रोफेशन के हिसाब से अलग अलग हाउसेस आ जाएंगे। हाँ, तो हाउसेस यही। जब हम लग्न चार्ट की बात करते हैं, हम अलग बाइफर्केशन देखते हैं 12वें घर की। जब हम D10 की बात करते हैं तो हम अलग देखते हैं, जब हम नवांश की बात करते हैं तो हम अलग देखते हैं। तो डिविजनल चार्ट्स का फ़र्क ही यही है कि हर एक हाउस अलग अलग चीज़ें बताता है। इन्वेस्टमेंट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ बताइए। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, ये भी हम कुंडली से देख सकते हैं। 100%। इन्वेस्टमेंट केवल एक प्रकार का होता है जब हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं जिसपे हमें गेन आ पाए, है ना। गेन का कौन सा हाउस है, 11th हाउस। इन्वेस्टमेंट पे गेन आएगा या नहीं, उसको डिटरमाइन करने वाला जो हाउस है वो है 5th हाउस। 5th हाउस। 5th हाउस। तो आपके 5th हाउस की दशा, अंतरदशा, प्रियांतर दशा चल रही हो, वो प्लैनेट न्यूट्रल हो आपका, बस न्यूट्रल हो, अच्छा मतलब अच्छा हो या न्यूट्रल हो, कोई बैड कंजंक्शन में नहीं हो। जहां हम डेबिलिटेटेड बोलते हैं वो नहीं हो, क्योंकि हम व्यक्तिगत तौर पे आदमी खुद देख ले उस लेवल पे बता रहे हैं। हमारे पास आता है तो हम पूरी स्क्रूटनी करते हैं। 5th हाउस के पीरियड में, दशा, अंतरदशा, प्रियांतर दशा की पीरियड में आप इन्वेस्टमेंट कर दो, आपको फ़ायदा होगा। अब आप देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने अभी भी बताया ना, आप गए, आपने एक फ्लैट बुक किया, आज बुक किया, और 2 साल में जब तक मिला नहीं, उससे डबल में वो बिक गया। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आज बुक किया और 10 साल तक वो फ्लैट ही नहीं मिला और बिल्डर से डिस्प्यूट चल रहा है। अब लोग क्या करते हैं, वो 4th हाउस देखने लग जाते हैं। मकान खरीदने गया है, 4th हाउस देख रहे हैं। पर उनको तो अरे आपने तो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था, आप तो अपने मकान में रह रहे हो। राइट। हमने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था। हम वहाँ 5th हाउस भी काउंट करते, और 5th हाउस में हम कौन सी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब हम थोड़ी सी और डिटेलिंग में जाता हूँ, पता नहीं ऑडियंस समझ आ रही है, तो हम अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम 5th हाउस को कंसीडर करेंगे, एंड 4th फ्रॉम 5th कंसीडर करेंगे। अच्छा, 5वें घर से जो चौथा बन रहा हाँ, होगा। तो 5, 6, 7, 8। हाँ। 8वें घर के ऊपर कोई नेगेटिव ट्रांजिट तो नहीं आ रहा है। ओह। अगर 8वें घर पे नेगेटिव ट्रांजिट आ रहा है तो हम प्रॉपर्टी में नहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा ऑप्शन सोचेंगे। हम बोलेंगे जरा ये 5वें से 9वां काउंट करके देखते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1
लग्न में अगर जुपिटर गोचर कर रहा हो उस वक्त तो हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर देंगे, गोल्ड में करेंगे। है ना। तो इन्वेस्टमेंट पैसा है, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमें फिफ्थ हाउस को देखना है और कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है वो हम उस चीज़ से निकाल सकते हैं बहुत अच्छे से। शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट कैसे देखेंगे? फिफ्थ हाउस एंड सिक्स्थ हाउस। वो भी फिफ्थ हाउस एंड सिक्स्थ सिक्स्थ हाउस। हाउस, वीनस का कुछ रोल होता है क्या? देखो प्लैनेट के इन्फ्यूजन में जब हम आते हैं तो वहाँ पे आप किन इंडस्ट्रीज में कर रहे हो, किन कमोडिटीज़ में कर रहे हो। जब हम शेयर में, ऑयल में, मेटल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं, हम सैटर्न को देखते हैं। हम लग्जरी सेगमेंट में, ऑटोमोबाइल में करते हैं, हम सैटर्न और वीनस दोनों को देखते हैं। इस प्रकार से हम जब इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक टू द इंडस्ट्री बात कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो एक्वायर कर रही होती हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो अलग अलग कंपनी में पैसा लगा रहे होते हैं। तो अब हम उनको वही गाइड करते हैं, अभी ये वाला टाइम चल रहा है, इस किस्म की कंपनी को देखो, है ना। और कंपनी बहुत सारी एक दूसरे की एक्वायर कर रही होती है, जैसे मैंने बताया। अब पूरी बात हो जाती है, लेकिन अगर पीरियड वो सही नहीं चल रहा है हम बोलते हैं थोड़ा रुक जाओ, तो 30 मतलब दिन हम जो 40 ये दिन बाद वो ट्रांजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप करो। तो हम जो ये शार्क टैंक में ये सब देखते हैं, हाँ, क्या आपको लगता है कि ये एडवाइस से चलता होगा कि किस बिजनेस में मैं इन्वेस्ट आपको वही करना बता रहा हूँ है? कि अब किस शार्क टैंक आप 30 दिन एक एक एपिसोड देता है, आपको लगता है एक दो डील रोज क्लोज होती है, फाइनल स्टेज पे बहुत सारी कैंसिल हो जाती है। हाँ जी। ऑल ओवर वर्ल्ड वो इतनी बड़ी स्क्रीन में वो चेक दिया जा रहा होता है, लेकिन फाइनली कैंसिल हो जाती है। अब सोचो कैसे हो रही है। वो फेवरेबल टाइम उस इन्वेस्टर के लिए नहीं था या उस आदमी के लिए नहीं था, उस बेसिस पे वो कैंसिल हो रही थी। घर कब बनेगा? सब बहुत सारे लोगों का कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि मुझे अपना घर बनाना है, इन्वेस्टमेंट वगैरह कोई पर्पस नहीं, अपना घर बनाना है, उसमें रहना है, वो कहाँ से देखेंगे? जब किसी भी दशा में आप हो, हम्म, दशा जिसकी चल रही हो वो ग्रह एग्जॉल्टेशन स्टेट में या न्यूट्रल स्टेट पे हो और उसका कोई ना कोई मित्र ग्रह चौथे भाव पे गोचर कर रहा हो, चौथे भाव पे ये ट्रांजिट से ये देखेंगे? ट्रांजिट से देखेंगे। अच्छा अच्छा। है ना? तो बहुत बार आप सोच भी नहीं रहे होते, हिम्मत नहीं होती है इंसान कि भाई अभी पैसा नहीं है, 2 साल बाद लेंगे। अचानक से कोई ऐसा माहौल बनता है, कोई स्कीम आ जाती है, बैंक आपको लोन ऑफर कर देता है या कोई आपका जानने वाला कोई प्रोजेक्ट लेके आ जाता है और आप खरीद लेते हो। तो हर एक चीज़ टाइम्ड है कुंडली के अनुसार, नथिंग इज विदाउट कुंडली, पूरी लाइफ प्रोग्राम्ड है। अगर किसी को ये पता करना हो कि कुंडली में प्रॉमिस घर का है भी या नहीं, वो कैसे पता करेंगे? हर एक की कुंडली में घर का प्रॉमिस है ना। इस चीज़ को बहुत लॉजिकल समझते हैं। इस सृष्टि को परमात्मा ने घर बोला हुआ है, चौथा भाव माँ का है, ठीक है, घर का है। व्यक्ति का जन्म ही तब हुआ है जब माँ है, तो इसका मतलब चौथे घर का प्रॉमिस तो है ना। अब घर कितना बड़ा होगा, घर कैसा होगा, अपने पैसों से खरीदेगा, माँ बाप के घर में रहेगा, कैसा होगा, कब खरीद पाएगा, वो पूरी टाइमिंग आपकी कुंडली बताएगी, है ना। तो ऐसा नहीं है कोई भी जो नहीं ले सकता। और इसको बहुत, घर खरीदना टेक्निकली अगर हम लोग बात करें, अपनी कुंडली को समझो और उस पर केवल 27 दिन मेहनत करो और देखो आपके पास अपॉर्चुनिटी आने लग जाएगी। कैसे? हाँ, बहुत इजी है। इसको बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र पढ़ना, है ना। अब मुझे बोलते हैं लोग, बहुत बड़ा फोटो है हमारा कि रियल एस्टेट के इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो बिल्डर बनने चले गए थे, ज़मीनें खरीद ली लेकिन जंगल बन गए। लेकिन उन्होंने जब समझा क्या एस्ट्रोलॉजी होती है, क्या एस्ट्रो वास्तु होता है, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें डिलीवर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ प्रोग्राम है। और घर नहीं खरीदना लिखा है या कोई गलत टाइमिंग पे उसको ले लिया तो इतना डिले करेगा, 10-10 साल लोग पैसे देके बैठे होते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोर्ट में डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। वेरी सिंपल इट इज। करियर के लिए हम 10वां भाव देखते हैं। करियर के लिए हम लोग 10वां करियर के बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या जानना चाहेंगे, पूछिए आप। कुंडली में करियर का प्रॉमिस कैसे देखें? एक तो 10वां भाव देखें, देखिए लेकिन मैं किस चीज़ में करियर बना सकता हूँ वो कैसे देखें? 10वां भाव करियर का है, ठीक है। अब करियर आप कैसा होगा आपका, आप नौकरी में जाएंगे या बिजनेस करेंगे, दो किस्म का ही काम होता है। एक आदमी एंटरप्रेन्योर बनता है, सेल्फ मेड मैन बनता है, अपना कोई काम कर रहा होता है। एक होता है जो जॉब में चला जाता है। जो व्यक्ति जॉब में जाएगा वो 10th और 6th हाउस को देखेगा। छठा भाव हमारे जॉब का है। जिसको व्यक्ति को बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है,
उसको 7th और 10th देखना होगा पहला। अब 10th हाउस का लॉर्ड कौन है? हम्म 10वें घर का जो स्वामी है वो आपको एक ओवरऑल पिक्चर दे देगा कि आप कौन सी इंडस्ट्री में जाओगे, ओके है ना। तो आप देखेंगे जो 10वें भाव का स्वामी अगर मान लीजिए गुरु है, वो स्पिरिचुअल या एडुकेशन या समथिंग रिलेटेड टू स्कूल्स कॉलेज या कोच, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा होगा, गोल्ड में बहुत इंटरेस्ट ले रहा होगा। सैटर्न है ऑयल इंडस्ट्री, आयरन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट ले रहा होगा। इसको वापस से वेट करने के लिए हम लोग D10 पे जाएंगे। अच्छा D10 पे जाके हम इस प्रॉमिस को चेक करेंगे लग्न और D10 के 10th हाउस से कि एग्जैक्टली क्या कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है, कौन सी बेस्ट इंडस्ट्री है इस व्यक्ति के लिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान किसी और इंडस्ट्री में होता है और लेटर हाफ में वो किसी और इंडस्ट्री में स्विच ओवर कर लेता है ना, तो उसको हम भी D10 से देखेंगे। तो कौन सा माना जाएगा कि पहले वाला उसका करियर ठीक था या अब जब जो उसने स्विच किया है वो करियर ठीक है? ये D10 में हम D10 के 10th हाउस से महादशा के अनुसार कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्यक्ति जुपिटर की महादशा में चल रहा है ना, और 10वें भाव का स्वामी भी जुपिटर है, बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब शनि की दशा लगी तो वो वहाँ से दूसरे करियर में शिफ्ट होता है और कंस्ट्रक्शन में घुस जाता है। अच्छा अब वो उसको फलेगा या नहीं फलेगा, ये उसके D10 का 10th हाउस बताएगा। ये एब्सोल्युटली कैलकुलेटिव साइंस है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप बोलो कि ये तुम्हारा इस घर में है, शनि तुम्हारा इस घर में है तो तुम्हारे संग ऐसा हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। आप मुझे कोई भी एग्जांपल दो, मैं उसके अगेंस्ट 50-500 एग्जांपल आपको दे दूंगा। तो फिर आप इतनी लॉजिक और साइंस की बात कर रहे हैं तो आपसे एक सवाल मेरा है, आजकल हम देख रहे हैं कि ये भूत प्रेत, नेगेटिविटी, पोजेशंस, ये सब की बातें बहुत चरम पर पहुंच गई हैं। हर व्यक्ति को लगता है कि उसको किसी एंटिटी ने पकड़ लिया है, उस पर वशीकरण हुआ है। क्या कुंडली से इन सब चीज़ों के बारे में पता करा जा सकता है कि ये इसका मन का भ्रम है? क्योंकि देखिए नेगेटिविटी होती है, जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। 100% तो क्या ये कुंडली से देखा जा सकता बिल्कुल है? देखा जा सकता है। केतु के रिफ्लेक्शन से देखा जा सकता है, 8th हाउस से देखा जा सकता है, और डिविजनल चार्ट्स के थ्रू देखा जा सकता है। बहुत सारे बाइफर्केशन है जहाँ इस चीज़ को हम लोग बहुत ईजिली देख सकते हैं, है ना, और इसके अलग अलग उपाय भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आजकल क्या है, सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है। अन्यथा आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे आज हिंदुस्तान में भी ऐसे गांव हैं जहाँ खाली यही तंत्र विद्या ही हो रही होती है, वहाँ ये भूत भगाने वाला प्रोग्राम ही चल रहा होता है ना। तो ये चीज़ चली आई है पुरानी, मैं इससे बिल्कुल भी ना भी नहीं बोलता मैं। और यस, कुंडली से देखा जा सकता है, बहुत बहुत सिंपल सा। देखो जैसे मैं क्या मून का फ्लेक्शन देखते हैं? मून नहीं, केतु का रिफ्लेक्शन। केतु का देखते हैं? मून तो कुछ, मून इज माइंड, तो तो क्या मून पता माइंड ही बना रहा हो सारे। एग्जैक्टली मैं वही बोलने वाला था कि मून तो ऐसा है ना कि आदमी बगैर किसी भूत के एक भूतिया दुनिया में होता है, काल्पनिक काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाता है। ऐसे ऐसे व्यक्ति मेरे पास आए हैं जिन्होंने अपने लाइफ में ना अलग अलग लोगों को एज्यूम कर रखा है कि वो है, मैं शाम को उससे मिलता हूँ, दोपहर को उससे मिलता हूँ, जिसका व्यक्तिगत तौर पे कोई वास्तविकता में कोई भी वो नहीं है। तो ऐसी कौन सी मून की खतरनाक एग्जॉल्टेड मून भी कॉम्बिनेशन? ऐसा देता है। मून इज वेरी पावरफुल। अनप्रेडिक्टेबल, नॉट, मून इज द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट, मोस्ट वॉलेटाइल प्लैनेट आप बोलोगे। हर रोज एक नक्षत्र बदल रहा है ना। तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? मून को कंट्रोल करने के लिए यू नीड अ परमानेंट मेंटर जो आपको रोज दिनचर्या पे गाइड कर रहा हो कि आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है। तो डू एंड डोंट्स रखिए। मून वैसे भी अदरवाइज ऑल्सो इंसान को एक सुखी जीवन जीना है तो मून को तो बैलेंस करना होगा। जब तक मानसिकता से इंसान खुश नहीं है, बाकी पैसा कितना भी आ जाए, वो एंजाइटी सबसे बड़ी दुश्मन रहेगी। तो पानी कम पियो रात को सोते वक्त, हाँ? चांदी कम कर लो, अगर एंजाइटी ज़्यादा है चांदी पहनना बंद कर दो। आप तो मैंने तो इसका उल्टा ही सुना है सर, क्या? कि जितना पानी पियोगे उतना ज्यादा आपका चंद्रमा सपोर्ट करेगा, जितनी चांदी आपने पहनोगे उतना उल्टा मन सुना है। शीतल मेरे पास रहेगा। लोग आते हैं जिनका कॉन्फ्लिक्टेड मून होता है, जो चंद्रमा से परेशान होते हैं, वो आके बोलते भी हैं कि उनका चंद्रमा खराब है। और जब मैं उनका हाथ देखता हूँ मोती पहने होते हैं, मैंने कहा तो मोती क्यों पहना है? बोले पंडित जी ने पहनाया था। अरे मोती चंद्रमा का है, चंद्रमा खुद ही बता रहे हो खराब है, और मोती पहन के घूम रहे, तो मोती क्या करेगा? उसकी पावर को और
बढ़ा enhance देगा। करेगा। तो आपकी जो चीज़ खराब है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसी प्रकार अगर किसी भी किस्म की, किसी को रात को सोने की प्रॉब्लम हो रही हो, एंजाइटी हो रहा हो, डर बहुत लगता हो, दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हो, फोकस नहीं कर पा रहा है किसी चीज़ पे, उसको मोती नहीं पहनना, उसको चांदी नहीं पहनना, रात को सोने से पहले 1 घंटे पहले से पानी पीना बंद कर देना है। रात को सोते वक्त अपने सराहने एक पानी का कांच का ग्लास ट्रांसपेरेंट रखे, सुबह बिना पानी को छुए गिलास से पकड़ के उसको जाके बाथरूम में फ्लश कर दे, है ना। तो ये करके देखे, देखो 15-20 दिन में उसको लाइफस्टाइल में चेंज दिखेगा। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली क्या होता है? नमक, है ना। और नमक क्या है कि आज से ही नहीं, कोई भी आप भी घर में दादा दादी या मम्मी पापा से पूछेंगे ना कि नज़र कैसे उतारते हैं, तो क्या होता था, हाथ में नमक लिया, ऐसे ऐसे एंटी घुमाया, क्लॉकवाइज घुमाया और पानी और भर दिया। पानी बहा दिया, है ना। घर में भी आप लोगों के देखते होंगे, अब तो सॉल्ट लैम्प्स रखने लग गए हैं लोग, लेकिन नमक सबके यहाँ पड़ा रहता था। साइंटिफिकली भी नमक की एब्जॉर्वेशन पावर, एब्जॉर्व करने की पावर, वो बहुत ज़्यादा है। और हमारे शास्त्रों के अनुसार भी नमक बहुत पावर है, जो नेगेटिव प्रोटॉन्स को खींचता है अपने तरफ, आकर्षित करता है। तो रात को सोते वक्त अगर एक कांच की कटोरी में आप नमक रखो और सुबह उसको फ्लश आउट कर दो, 27 दिन में इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे मत पूछो। और इसको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना हो ना, तो अलग अलग राशियों के अनुसार एक इस पे पूरा डिस्क्रिप्शन है हमारे धर्म में कि ये चीज़ मिलाओ, और नमक के उस बोल में ना, जैसे सैटन है, थोड़ी काली मिर्च है, थोड़ा तिल पिसा हुआ है, और कुछ कुछ चीज़ें हैं, वो मिलाओ और उसको रखो। पहले क्या होता था, मान लो सैटन का कोई एफ्लिक्शन है, तो काले रंग के कपड़े में वो बना के सर के नीचे, तकिए के नीचे लगा के लोग सो जाते थे, सुबह उसको उल्टा घुमा के फेंक देते थे, एक हफ्ते में रिजल्ट आता था। तो हम भी वो रेमेडीज़ बताते हैं लोगों को, और इतना फास्ट रिजल्ट आता है मत पूछिए। अभी तो मेरे एक क्लाइंट ही थे, उनके कोई घर में किसी रिश्तेदार को कोई प्रॉब्लम थी ऐसी, तो मैंने उनको एक बार बताया कि ऐसा नमक ये करके करो। अब उनके यहाँ 1 हफ्ते में बड़े अच्छे रिजल्ट आए। फिर क्या हुआ कि और 2-3 लोगों को उन्होंने बोला कि इनके भी ये प्रॉब्लम है, इनके भी प्रॉब्लम है, हमने बताया, बड़े अच्छे रिजल्ट आए। वो मैन्युफैक्चर करने लग रहे हैं उसको, उन्होंने पूरा एक नमक का स्केल वो बना दिया कि 12 अलग अलग किस्म के नमक है। वो मुझसे पूरी डिटेल ले गए, और वो हर एक राशि के हिसाब से अलग नमक बनाते हैं। और यकीन मानिए इतने ज़बरदस्त टेस्टिमोनियल हैं उनके कि मैं खुद ही हैरान हो गया। और मैं भी अब क्या करता हूँ, मैं उन्हीं से बोलता हूँ कि ये राशि की भेज दे। अब घर में अपने ऑफिस में कटोरी में साइड में है, उसको रोज सुबह चेंज करवा दिया। इससे सस्ता कोई उपाय हो सकता है? और नमक से ज़्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है। नींबू हम लोग यूज़ करते हैं, आप देखते हैं लोग घर पे नींबू टांगे रहते हैं, मिर्ची टांगे रहते हैं। अब आप इसको जब पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री देखेंगे, नींबू मिर्ची को जिस काले धागे में टांग के सैटरडे को रखा जाता था, वो वैदिक ज्योतिष का नहीं, वो आयुर्वेदिक का प्रोसेस है ना। कि वो रस जो नींबू का उस धागे में और मिर्ची के साथ मिलके उसमें रहेगा 15 दिन 20 दिन, उससे मच्छर इंसेक्ट्स नहीं आएंगे। प्रोसेस क्या है कि नींबू में छेद करके नमक डाल के टांगा जाता है। तो लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा, बस, और कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सारी आपने रेमेडीज़ भी बता दी हैं और काफ़ी सारा आज हमने डीप में डिस्कस किया है। हालांकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा वास्ट टॉपिक है सर कि एक पॉडकास्ट में तो हम कैसे ही बिल्कुल उसको नहीं कर कवर कर पाएंगे। लें। नेक्स्ट टाइम फिर जुड़ेंगे आपके साथ और कुछ और बिल्कुल अवश्य इंटरेस्टिंग जुड़ेंगे। फैक्ट्स पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। देखिए, हम जब भी कोई उपाय सुनते हैं ना, तो सुनने में हमें बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि हाँ ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। लेकिन जैसा कि सर ने बताया, 27 दिन करोगे या जो भी आपको ड्यूरेशन उस उपाय की दी हो, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे नहीं, कोई उपाय काम नहीं करेगा। सिर्फ आपको लगेगा कि मैं कर रहा हूँ, करके छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। डिले मत करिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।